हेलो बच्चों, दिस इज रोहितास राजपाल गिंटाला और आज की इस क्लास में हमें डिस्कस करनी है दो डेफिनेशंस। वन इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड अनदर वन इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये दो वो डेफिनेशंस हैं जो हमारे आगे जब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी करेंगे, जब हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट स्टडी करेंगे, वहाँ पर हमें इन दोनों टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, वो रहेगी अबाउट द डिस्कशन ऑफ वन इज थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड अनदर वन इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इवन आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, आप सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों डेफिनेशंस में से कोई ना कोई एक डेफिनेशन ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछी जाती है इन द सीबीएसई 12th एग्जाम्स। Clear? So without any further delay, let's start the discussion about threshold energy and energy of activation. तो बच्चों, इन दोनों को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन है that A2 reacts with B2। A2 कोई मॉलिक्यूल है, वो B2 से रिएक्शन कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है वो ट्वाइस AB में। A2 कोई मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन कर रहा है B2 के साथ एंड ये दोनों मिलकर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ये कन्वर्ट हो रहे हैं AB में। क्लियर? अब हम यहां पर देखें कि ये जो रिएक्शन हुई होगी यहां पर इन बिटवीन A2 एंड B2, हम ये मान लें कि ये हमारा A2 मॉलिक्यूल है और ये हमारा B2 मॉलिक्यूल है। इन दोनों के बीच में हो रही है रिएक्शन और जो एज ए प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, एज ए प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहे हैं? ट्वाइस नंबर ऑफ AB मॉलिक्यूल्स। ये हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास ट्वाइस नंबर ऑफ AB मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर? ये कुछ रिएक्शंस है यहाँ पर कि A2 मॉलिक्यूल है जो B2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ये कन्वर्ट हो रहे हैं AB प्लस AB में। ये दो मॉलिक्यूल्स आपको एज ए प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब इन दोनों को हम गौर से देखें, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। इनको जब हम गौर से देखें तो हम देख पा रहे हैं कि जब ये रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वहां पर ये जो बॉन्ड्स हैं इन बिटवीन AA, ये जो बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है इन बिटवीन BB, जब हम देखें कि प्रोडक्ट की साइड हम चेक करें तो यहां पर ये दोनों बॉन्ड्स गायब हैं। इट मींस ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि ये जो बॉन्ड्स हैं इन बिटवीन A एंड B जो यहां पर नहीं थे बट यहां पर आपको मिल रहे हैं, इट मींस दीज आर द टू बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन में, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ये जो बॉन्ड्स हैं ये बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और ये बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। इट मींस इस दोनों के बीच में, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में एक ऐसी स्टेज आई होगी जहां पर ये दोनों बॉन्ड्स तो ब्रेक हो रहे होंगे एंड एट द सेम टाइम ये दोनों बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे होंगे। यानी कोई ऐसी कंडीशन वहां पर कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन आई होगी। कैसी कंडीशन? कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं एंड ये जो नए बॉन्ड्स हैं ये बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिलती है आपको इन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जब रिएक्शन प्रोसीड होती है। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट या फिर बोला जाता है इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्शन जब प्रोसीड होती है तो हमें मिलती है वहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट। अब हम गौर से देखें कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, यहां पर जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। यानी यहां पर कोई भी बॉन्ड्स एक तरह से स्टेबल नहीं है। कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं जो ब्रेक हो रहे हैं और कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं जो फॉर्म हो रहे हैं। इट मींस कोई भी वहां पर एक तरह से स्टेबल बॉन्ड्स नहीं है उस सिचुएशन में। इट मींस ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये अपने आप में काफी अनस्टेबल स्पीसीज होती है एज कंपेयर्ड टू द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हम बात करें रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी की तो वो भी अपने आप में एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम बात करें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की तो वो भी अपने आप में
स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। बट अगर बात की जाए अबाउट द ट्रांजिशन स्टेट या फिर अबाउट द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये अपने आप में हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है। अब हमें ये पता है कि स्टेबिलिटी का एनर्जी के साथ इनवर्स का रिलेशन होता है। इट मीन्स कोई स्पीसीज यदि अनस्टेबल है या फिर वो लेस स्टेबल है तो उसकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है, और कोई भी स्पीसीज यदि मोर स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम होगी। क्लियर? हम बात कर रहे हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी की। क्लियर? इट मींस ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये बिकॉज इन दोनों से ही कम स्टेबल है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट से भी कम स्टेबल है, ये प्रोडक्ट से भी कम स्टेबल है। इट मींस इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों स्पीसीज से कम है। इट मींस इसकी जो एनर्जी होगी, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो इन दोनों के कंपैरिजन में हाई होगी। क्लियर? यानी यहां पर हम एक प्लॉट बनाने की कोशिश करें, एक हम प्लॉट बनाएं यहां पर, जहां पर हम बात करें ऑन दी एक्स एक्सिस हम बात करें प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहां पर हम बात करें प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहां पर हम बात की जाए पोटेंशियल एनर्जी, यानी यहां पर हमने बात कर ली एनर्जी के बारे में। क्लियर? अब हम मान लें कि यहां पर किसी टाइम पर ये कोई रिएक्टेंट की एनर्जी का लेवल है, यहां पर जो है दैट इज द एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। हमें पता है कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो पहले किस में कन्वर्ट होंगे? वो कन्वर्ट होंगे इन अ ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में जब कन्वर्ट होंगे तो हमें पता है कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा है, बिकॉज उसकी स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से कम है। इट मीन्स यहां पर जो आपको प्लॉट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा कि रिएक्टेंट की एनर्जी राइज होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर आपको क्या मिल जाएगी? यहां पर आपको मिल जाएगी ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? जब ट्रांजिशन स्टेट मिल गई, अब ट्रांजिशन स्टेट से हमें मिलते हैं प्रोडक्ट्स, हमें वहां पर क्या मिलेंगे? उसके बाद हमें मिलेंगे प्रोडक्ट, और हमें पता है कि प्रोडक्ट की भी स्टेबिलिटी ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा होती है। इट मीन्स यदि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से कम होगी। यानी अगेन ये जो प्लॉट है, ये जो ग्राफ है, वो नीचे की तरफ आएगा। क्लियर? अब यहाँ पर अब हमें ये नहीं आइडिया फिलहाल कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल है उनका आपस में क्या रिलेशन है, यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है या फिर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, इस बात का हमें आइडिया नहीं है। फिलहाल के लिए हम एक बार मान लेते हैं कि ये जो एनर्जी लेवल है ये प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल है यहाँ पर। क्लियर? एक बार के लिए हमने ये टेम्परेरी मान लिया है, हालांकि हमारे पास कोई ये फिलहाल आइडिया नहीं है कि प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा होगी या कम होगी। हमें फिलहाल डील करनी है विद द ट्रांजिशन स्टेट। ये हम देख पा रहे हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट दोनों से ही ज़्यादा होती है, बिकॉज उसकी स्टेबिलिटी दोनों से ही कम होती है। क्लियर? तो ये कुछ हिसाब किताब मिलता है हमें कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी का प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बिटवीन एक प्लॉट ड्रॉ करते हैं, तो इसको हम गौर से देखें तो यहां पर ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट थी और रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट में, और इस बिटवीन यहां पर इस दरमियान की जब रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है। तो जब रिएक्टेंट्स ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होंगे तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? उनको रिक्वायरमेंट होगी इतनी एनर्जी की। ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये उनको रिक्वायर्ड होगा, और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये ऑलरेडी उनके पास है, ये उनकी पोटेंशियल एनर्जी का लेवल है। क्लियर? यानी ये तो है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ऑलरेडी, और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है इतना, सो दैट कि जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो पाए? वो कन्वर्ट हो पाए ट्रांजिशन स्टेट में, सो दैट वहां पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सके। इट मीन्स ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है इसको बोला जाता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। E से हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अपने आप में क्या है? एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अपने आप में एक रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। किसके द्वारा? बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। क्यों? सो दैट दे कैन कन्वर्ट इनटू ट्रांजिशन स्टेट। ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और ये जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यानी ये जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है किसकी? एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट,
इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इस एनर्जी को क्या बोला जाएगा? इस एनर्जी को बोला जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर? तो यहां पर इस प्लॉट की हेल्प से हम बता सकते हैं कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यानी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वो एक तरह से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू है वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के सम के इक्वल होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के सम के इक्वल होती है। ये कंक्लूजन हम इस प्लॉट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर ये दोनों टर्म्स हमें क्लियर होती है। वन इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, अनदर वन इज द energy of activation. So after this discussion we can define the terms threshold energy and energy of activation one by one. First of all, let's define threshold energy. So we can define the threshold energy as the minimum energy which the colliding molecules must have in order that the collision between them may be effective, so that they can convert into transition state, is known as threshold energy. It can be defined as the minimum energy which the reacting molecules, which the colliding molecules must have in order that the collision between them may be effective, so that they can convert into transition state, is known as threshold energy. That is the definition of threshold energy. Now we can define the energy of activation as the minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecules so that their energies become equal to the threshold value, is known as energy of activation. It can be defined as the minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecules so that their energies become equal to the threshold value, is known as energy of activation. ये हुई बात अबाउट दी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. क्लियर? अब बच्चों ये जो प्लॉट ड्रॉ किया था हमने इन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कई दफा ये प्लॉट पूछ लिया जाता है फॉर दी एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड फॉर दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सबसे पहले हम बात करें कि ये जो हमने प्लॉट ड्रॉ किया ये दरअसल कौन सी टाइप की रिएक्शन के लिए शो किया गया है, ये कौन से टाइप की रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हम देख पा रहे हैं यहां पर कि ये जो एनर्जी लेवल है, यानी यहां पर ये जो लेवल ऑफ एनर्जी ये किसका है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है. और ये जो लेवल है ये किसका लेवल है, दैट इज द लेवल ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. क्लियर? यानी यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. यानी प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है. इट मींस जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं तो वहां पर उस रिएक्शन मिक्सचर में ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन एनर्जी उस सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब की गई है. द एनर्जी वाज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, दैट्स व्हाई द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. इट मींस वी कैन से कि जहां पर इस रिएक्शन में जब एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है तो वी कैन से दैट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. ये किस टाइप का प्रोसेस है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बिकॉज यहां पर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा है. या फिर हम यहां पर यूं भी बात कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है जिसको हम डेल्टा एच बोला जाता है, और डेल्टा एच हमें पता है कि डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. और हम देख पा रहे हैं यहां पर कि जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा है. इट मींस ये वैल्यू इस वैल्यू से ग्रेटर है. इट मींस यहां पर जो सॉल्यूशन आएगा, यहां पर जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी. अब डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हम अगेन बोल सकते हैं कि दैट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. क्लियर? अब अगर बात की जाए फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि मान लेते हैं यहां पर ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया, दैट इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. अब यहां पर यदि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस एनर्जी सिस्टम से रिलीज की जाएगी. इट मींस सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम रहेगी, यानी ये हो जाएगी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. यहां पर हमने बात की प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की
और यहाँ पर है बात पोटेंशियल एनर्जी की। ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? यानी ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। क्लियर? डेल्टा एच हम देख पा रहे हैं अगेन, डेल्टा एच जो है वो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता है। यहाँ पर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से कम है। इट मीन्स ये जो वैल्यू आएगी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की बात करेंगे तो ये एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगेन हम बोल सकते हैं बिकॉज डेल्टा एच इज नेगेटिव, द प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कई दफ़ा हमसे पूछ लिया जाता है कि एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए ये जो प्लॉट ड्रॉ होंगे वो किस तरह से ड्रॉ किए जाएंगे। क्लियर? तो ये हुई बातें अबाउट दी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। मोस्ट ऑफ दी एग्जाम्स में आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन दोनों में से कोई एक डेफिनेशन पूछी गई है बाय द सीबीएसई। क्लियर? तो ये दोनों डेफिनेशन क्लियर कर लेनी है, इनको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। ओके, तो ये हुई बच्चों आज की क्लास। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया अबाउट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।